अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने, जो मशीर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बराए सियासी अमूर, उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तैयार हैं और ये एक बड़ी मुस्बत सी बात है और लगता ऐसे है कि शायद हुकूमत में ये अब रियलाइजेशन हो रही है कि मामला बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा जेस्चर सामने आना चाहिए। लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तैयार होना और मामला सारे अदालतों में हैं, तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में कुछ रोज़ कहा था कि हमारे बस में ये सब कुछ नहीं है और ये सब कुछ अदालतें देख रही हैं, तो ये भी एक मामला है। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने इसको वेलकम किया है, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम गंदम की जो सूरत हाल है, जो पंजाब हुकूमत ने एक फैसला दे दिया है कि अभी वो गंदम नहीं खरीद रहे लेकिन नई पॉलिसी ला रहे हैं। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कादर खान मंदोखेल साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त का भी। और नाज़रीन, दानियाल अजीज साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, वो हमें भी ज्वाइन कर चुके हैं या वो अभी ज्वाइन हमें करेंगे। अगर इजाज़त दें तो अब राना सनाउल्लाह साहब की बात तो मैंने जी आपको बता दी कि उनका ख्याल है कि हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई फैसला नहीं होता। नवाज शरीफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तैयार हैं। और खुर्रम दस्तगीर साहब ने चंद रोज पहले क्या बात की थी, प्रोड्यूसर साहब ये जरा सुनवा दें। हुकूमत बानी चेयरमैन को जेल से आजाद नहीं कर सकती, ये अदलिया का मामला है। ये अदलिया का मामला है। क्या सिल्वर लाइनिंग कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि ये सारे 2 नंबर केसेस इन्होंने बनाए हैं। आप सोच सकते हैं कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2, 3, 4 मंथ्स एक आदमी के ऊपर 200 केसेस बन जाए। क्या वो 200 केसेस जेन्युइन हो सकते हैं? वैसे मैं बता रहा हूं, जेन्युइन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम जितने केसेस बने थे, इसका मतलब ये है कि हर तकरीबन 1.25 दिन या 1.5 दिन बाद वो एक उनके ऊपर केस बन रहा था। हर 24 से 36 घंटों के अंदर एक केस उनके ऊपर बन रहा था। फिर ये कहते हैं कि ये हुकूमत का काम नहीं है, ये अदालतों का काम है। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? जब बन जाता है, चलें, द पॉइंट इज कि केस बन गया, मामला तो अब अदालत में ही है ना। अच्छा, हुकूमत उसमें मुझे एक बात बताएं। अब मुझे बताएं कि ये जो वेयर इज राना सनाउल्लाह कमिंग फ्रॉम? आई डोंट नो वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। अगर आप मुझसे पूछे, जेन्युइनली मुझसे पूछे, मैं दिल के पे हाथ रख के बताता हूं, मैं ये समझता हूं कि ये सब कुछ जो हुआ है ना, इसके पीछे जो मेन, आप ये समझ लें, जो प्रोड्यूसर्स, जो माइंड है, उनमें से राना सनाउल्लाह इज वन ऑफ देम। व्हाई? आप राना सनाउल्लाह साहब की जो सारी बातें निकालें, जो उन्होंने 1.5 साल में कही है, फ्रॉम मेरे ख्याल में मई 2022 से लेके जब तक ये हारे नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर्वाइवल का है, या हम होंगे या आप होंगे। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको एलिमिनेट करने के लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप इन बातों को दिमाग में रखते हुए, जो पंजाब पुलिस जिन्होंने मॉडल टाउन में लोगों को पॉइंट ब्लैंक मारा हुआ है, ठीक है, जब आप उनकी जो कारकर्दगी है और जिस तरीके से उनको तमगे मिले हैं और उनको प्रमोशंस मिली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो 9 मई तक सब कुछ हुआ है, इसके पीछे वो लोग सारे शामिल है। हाँ, अब इन सबको रियलाइजेशन ये हो रही है, इन सबको इस वक्त रियलाइजेशन ये हो रही है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म किया है, गलत किया है।
तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कि राना सनाउल्लाह की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कहना दुरुस्त सिमत में कदम है। फिर उन्होंने कहा कि अब बातचीत का माहौल पैदा करने की तरफ तवज्जो दें, पहले सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, सियासी कैदियों की रिहाई है और फिर नैब के नए केसेस नहीं बनने चाहिए। लेकिन चलें, अब ये हमारे सामने तो मामला है। कादर खान मंदोखेल साहब, ये आपको भी मालूम है कि जब तक मामला सही सिमत की तरफ नहीं चलेंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और फिर मुआशी इस्तेहकाम उसके साथ जुड़ा है। बहुत सारे चीज़ें बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो रही हैं और अब तो इतलात ये भी आ रही हैं कि आप लोग भी शायद हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब ये भी आप कंफर्म करेंगे। लेकिन अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि जी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तैयार हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मशावरत, कोई राब्ता इस हवाले से कि फ्यूचर, क्योंकि हमने सुना था कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी कहते रहे और अब भी शायद वो तैयार हैं किसी भी तरह के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। और बाकी इमरान खान साहब की जो केसेस है, मैं नहीं कहता हूं कि वो सच है, मैं ये भी नहीं कहता हूं झूठ है। वो ट्रायल होगा अदालतों के सामने, जो फैसला होगा अदालतों का वो आप भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अदालतों पे भरोसा कर दे, अपनी वकला पे भरोसा कर दे और केस को स्पीडी ट्रायल करा के अगर सच्चे है तो सजा हो जाएंगे, अगर झूठे तो बरी हो जाएंगे। तो ये इधर उधर शॉर्ट कट के राना सनाउल्लाह टाइप के लोगों की बातों में ना आना चाहिए, न ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए उनको। सही। चौधरी दानियाल अजीज साहब, आपको ये कैसा, मतलब आपका क्या इस पे रिएक्शन हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की अपने कायद के हवाले से कि जी वो तैयार हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, और मामला अब दूसरी पे इसको वेलकम भी किया चौधरी फवाद हुसैन ने कि जी चलें मामला बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब का ख्याल है कि क्योंकि ये सियासी केसेस हैं तो यकीनन हुकूमत के बस में है ख़त्म करने का। योर टेक सर। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है जी कि ये जो अब आपको सारी मीठी मीठी बातें यकलक सुनाई देनी शुरू हो गई हैं और ये फैसला भी आ गया है एक अदालत की तरफ से कि जो नशिस्तें थी मखसूस उनको स्टे दे दिया गया है। तो ये सारी जो जमीन बनाई जा रही है दर हकीकत शायद आम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो IMF का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और जैसे कि आपको पता है IMF में है कि वो मुलाकात करेंगे अपोजिशन लीडर्स के साथ भी। सही। तो सारी बात मतलब भी जब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था उस वक्त भी इमरान खान साहब से मिले थे और उनका जो बेसिकली नॉड था किया उन्होंने, और इसी तरह से इस दफा भी चूंकि ये उनका SOP है तो वो अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाहेंगे। तो ये सारा जो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के मईशत के लिए IMF के बगैर गुजारा करना मुमकिन नहीं है। सही। हमारा दवा चल जाएगा। तो ये जो सारी आपको अच्छी अच्छी बातें नजर आ रही हैं ये सब उसके महरूने मिन्नत है। अगर इसका अपना बस चलता तो आपने 2 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी उसका जवाब भी देख लिया था, लेकिन वो चीजें बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगी क्योंकि मामलात इतने गंभीर है पाकिस्तान की मईशत के। लेकिन मुझे जिस बात का अफसोस है जमीर साहब वो ये है कि आप चाहे और यकीनन होना भी चाहिए कि वो आप उनको रिहा कर ले जिनका नाम इमरान खान है, आप बिलावल साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना दें, शहबाज शरीफ साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना दें, इमरान खान साहब को भी, तीनों को प्राइम मिनिस्टर बना दें। मुझे ये काइंडली बता दें कि पाकिस्तान के मईशत का ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये बिजली की चोरी, ये टैक्स रेट बढ़ाना, इसका हल किसके पास है? अभी तक तो हुकूमत जो है बुरी तरह फेल हो रही है। आप देखें जो 590 अरब थे बिजली की चोरी के वो कहाँ इकट्ठे किए, 1 महीना रह गया साल में। तो उल्टा जो है आप बता रहे हैं कि गैस की कीमतें बढ़ाई जानी है 40% से जून में, और महंगाई जो है इस वक्त भी 23% पे गरीब के लिए, और ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन में जब आप श्रीलंका को देखें 2 साल पहले उनका दिवालिया निकल गया था, वहां पर आज 0.9% यानी 1% से कम है महंगाई की तरह, और 60% तक गई थी। और अफगानिस्तान में आप देखें वहां -8% है। तो ये बात तो वो जो ढकोसला देते थे कि सुपर साइकिल है और बाहर से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो तो सारा झूठ साबित हुआ है। असल में तो
समझने की बात यह है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। बिल्कुल सही चौधरी साहब, फिर कोई ना कोई उससे मुस्तफीद हो। आई एग्री चौधरी साहब, ये आपने जो बात की है, क्योंकि IMF की रिपोर्ट में भी ये था कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ये आपको लगता है कि दिस इज ऑल कॉस्मेटिक टिल द टाइम IMF मिशन इज इन कंट्री, या ये बाकायदा सीरियसली अब इसको परसू करते नजर आएंगे आपको कि वाकई मियां नवाज शरीफ साहब अगर कहीं पे कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कादिर खान मंदोखेल ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इनके ऊपर तो हद तक के वो क्या जो लगती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। तो ये देखिए जमीर साहब, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और ये सवाल पूछा। इसमें कोई ना कोई खाना पूरी उनके लिए जरूरी है। उन्होंने कोई ना कोई जुमले 2, 4, 10 जो हैं वो डालने हैं कि हमारी मुलाकात हुई और ये अदालत में केसेस हो रहे थे। और अगर आपको याद हो, अमरीका बहादुर ने भी ये कहा था कि ये तमाम जो एलिगेशंस हैं ये फुली इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, फ्री, फेयर और इंडिपेंडेंटली। और वो तो अभी तक नहीं हो रहा। जो इलेक्शन कमीशन है वो तो सो गया है, और जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने तो किसी को डेट ही नहीं दी अभी तक। तो 2 ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके आगे 200-400 केस लगने हैं। सही। तो ये तो फिर कोई और ही स्टोरी देनी है ना। तो ये स्टोरी ठीक है, क्योंकि PTI ने कहा था कि हमारी चोरी हुई करी हुई सीटें वापस करें। तो एक ऑब्वियस जो चोरी हुई भी है, इलेक्शन को तो छोड़ें एक मिनट के लिए, वो ये है जो मखसूस नशिस्तें थी। तो चले वो स्टे आ गया तो वो बताएंगे कि जी वो व्हील्स ऑफ जस्टिस आर टर्निंग, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये मुज़ाकरात की टीमें नोटिफाई होगी, 3 बंदे यहाँ से 3 बंदे वहां से, एंड देयर अबाउट टू टॉक। तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो इन हैंड है, और उम्मीद करते हैं कि ये वो, ताकि वो कुछ ना कुछ तो लिखना है रिपोर्ट में। उसके बाद क्या होता है वो मैं तो समझता ही नहीं हूँ कि हुकूमत सिंसियर है कि अपने वोट बैंक को तबाह करेगी, या रिटेलर्स को नॉन लीग करेगी, और ये बिजली चोरों को पकड़ेगी। और इसके बगैर मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स नेट को बढ़ाए बगैर पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है। बिल्कुल, वो उस पे तो चौधरी दानियाल अजीज साहब आपके साथ बाकायदा एक नशिस्त होगी बजट के हवाले से जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। एंड यू आर लाइक यू नो, आई नो आपके मतलब आपके टिप्स पे होती हैं सारी चीजें, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं थोड़ा सा जरा इशारा आना चाहता हूं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, कि असद कैसर साहब ने कल ही एक बात की। अब देखिए ना, चौधरी फवाद हुसैन जो आ रहे हैं, और असद कैसर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी। एक्चुअली आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि मुझे बानी PTI ने कहा है कि भाई आप कोई बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब ये क्या है, क्या ये कंफ्यूजन है, क्यों? कुछ तो हमें समझा दें कि अगर कहीं से कोई चले अच्छी बात आती है, फवाद चौधरी वेलकम कर रहे हैं, असद कैसर साहब कल कह रहे हैं ऐसी की तैसी कोई मुज़ाकरात नहीं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप जनरली देखें, एक वो कहते हैं ना कि एक वो चाहते हैं कि हम लोग कहें कि भाई वी आर आइदर सॉरी, और या फिर आप वो करो, मुज़ाकरात करो, या हमें ये रिलीव करो। हम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारे ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया, कि हर 36 घंटे बाद एक केस होते रहे। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, बट नाउ विदिन PTI, देखिए विदिन PTI देयर आर ऑलवेज 2 or 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, किसी भी पार्टी के अंदर जहां पे लाखों लोग होते हैं, जहां पे हजारों लोग होते हैं, वहां पे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट डेफिनेटली इस बात को कहता है कि यार हम माफी किस बात की मांगे, हम किस बात की हम कहें कि यार हमें भीख दो, हमने कोई गलत नहीं किया, हमारे हम झुकेंगे नहीं, हम कट जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं। हुकूमत के साथ, ठीक है। अब बातचीत, अब दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि यार देखो, दरमियान में रास्ता हमेशा दरमियान टेबल पे बैठ के होता है। ठीक है, अब टेबल पे जब हम कहते हैं कि बैठ के होता है, तो उसूलन पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए। ठीक है, उसूलन। लेकिन रियलिटी में हुकूमत के पास के अंदर जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके पास तो कुछ नहीं है। तो इनके पांव जमीन का मतलब नहीं है, इनके पांव जमीन पर इसलिए नहीं है। 2, अगर आप रियलिटी में देखें, 2 पावर्स हैं, उसूलन एक होना चाहिए, वो अवाम की पावर होनी चाहिए। अवाम की पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है,
जो दूसरी है उन्होंने इनको तो फिर लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस के जी, फिर आवाम ही फैसला करे। आवाम ने तो फैसला दिया हुआ है, हम उसी पे तो लड़ रहे हैं, आवाम ही ने तो फैसला दिया। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, अगर आवाम 8 फरवरी को ना निकलती, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना भी स्पेस मिलता? नहीं, देखिए ये तो आवाम के मूड के बाद, ये तो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अभी जो है मामलात बड़ी एक नई चीज भी सामने आ गई है। कादर खान मंदोखेल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तैयार हैं, वो कहते हैं कि जी वो जो ऑपोजिशन अलायंस है मुल्कगीर तहरीक चलाने का, कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अब वो सारे इकट्ठे होने का प्लान कर चुके हुए हैं और वो भी अब निकल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन आने वाले दिनों में बन रही है, क्योंकि दानियाल अजीज साहब का ख्याल है कि अभी जो है वो सब अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश या रिपोर्ट में लिखवाने की कोशिश की जाएगी IMF के साथ, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बाकायदा वो मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब ने तो कह दिया हुआ है कि अब फैसले जो हैं वो मैदानों में होंगे, पार्लियामान में नहीं होंगे। देखिए, पहले तो दानियाल साहब के एक जुमले पे मुझे एतराज है, और इनका दुकड़ा बिल्कुल ठीक है, इसको इलेक्शन से बाहर किया गया, मुझे भी बाहर किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान की मुस्तकबिल तारीख की बात करें। किस बात की तारीख है पाकिस्तान के मुस्तकबिल? आज आप देख रहे हैं डॉलर स्टेबल हो गए, महंगाई कमी की तरफ आ रहा है, और चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो जो सूरत हाल आज से साल पहले थी वो तो नहीं है, जहां तहरीक इंसाफ के लोग श्रीलंका के और तुर्की के हवाले दे रहे थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर कोई बंदा इक़्तिदार में नहीं है तो उसका मतलब तो नहीं है कि वो लात मारते पूरे सिस्टम की। जैसा शानदाना गुलजार साहिबा का मैं एक वीडियो देखा तो उसने बोला इमरान खान ही तो पाकिस्तान ही है। तो मेरे ख्याल में इस हद तक जो है ना हमें नहीं गिरना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मोहतरम हमारी हुमायूं मेमन साहब कहते हैं कि माफी मांगे किससे, तो भाई आपको तो नहीं बोला है कि आप माफी मांगे। आप बताओ कि DGISPR ने किसी का नाम लिया है कि ये एक फला मांग रहे, आप अपने दिल पे क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब दिल में दाल में कुछ काला है। और फिर ये जो लोग आपके अंदर है तो ये किस जुर्म में अंदर है? ये कोई साइकिल चोरी के केस में तो नहीं अंदर, ये उन केसेस में अंदर है जहां शोहदा के मुजस्मे और यादगारें जलाई गई है, जहां फौजी तनसीबात पे हमले किए गए। आप मुझे बताओ दुनिया में कोई, आप मुझे मिसाल बता दे कि अपने ही मुल्क के शोहदा पे तो तारीखी दुनिया में तो ये हमने सुना है इनकलाब आता है या फौजी कब्जा होता है या जो भी नाम आप देते हैं, वहां भी वो बड़े बड़े महलात पे, बड़े बड़े बैंकों पे वगैरह वगैरह पे कब्जा कर लेते हैं, मगर शोहदा के मुजस्मे उनकी यादगार तो दुनिया में तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हमारे लोग नहीं है, तो एहसान न्याजी साहब जो जलने गिराने के बाद कोर कमांडर की वर्दी बाहर लेके आए थे, वो क्या था? और वो वीडियो क्या था जो कोर कमांडर के बेडरूम में ये लोग घुसे हुए थे? वो वीडियो भी तो आई थी, मैंने कौमी असम्बली में इस पर स्पीच भी किया, बाद में उसको आज़ाद किया गया, उस हटा दिया गया क्योंकि मैंने थोड़ा सख्त बातें की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको किस चीज़ की फिक्र है। अगर ये कहते हैं कि भाई आप कमीशन बना दे, ज़रूर बना दें, इनकी आखिरी ख्वाहिश बिलावल भुट्टो साहब ने कहा ज़रूर बना दे, मगर क्या बरतानिया में जो जलाओ गिराव हुआ था वहां को कमीशन बना था? 48 घंटे के अंदर लोग गिरफ्तार भी होकर सजा भी हो गए। उसके बाद ट्रंप ने जो लोगों को, सुन लें मुकम्मल होने दे जी, ट्रंप ने लोगों को उकसाया, उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया है, वहां घुस गए, वो भी शोहदा की यादगारें नहीं तोड़ी, वो भी फौजी तंजीबात और जहाजों पे हमले नहीं किए, उन्होंने एक सरकारी दफ्तर के ऊपर हमला किया, तोड़फोड़ किया। कादर खान मंदोखेल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप यहाँ सही कादर खान कर रहे हो, बिल्कुल सही। कादर खान मंदोखेल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं क्विक ब्रेक लेके वापस आता हूं। तो मैं दानियाल अजीज साहब से भी जानने की कोशिश करूंगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये कितना किसमें जोर पकड़ सकती है अगर तमाम अपोजिशन मिल जाती है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। दानियाल अजीज साहब, एक चीज असद कैसर साहब ने बात की, मैंने फवाद चौधरी साहब की भी बात आपको बता दी, लेकिन असद कैसर साहब ने गुज़िश्ता रोज जो बात की है, तो आपको क्या लगता है कि अगर IMF मिशन यहां पे है तो वो ये चीजें भी तो सुन रहा होगा? क्या बात की, ये भी जरा सुन लें। बिल्कुल मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की मुफाहमत इन लोगों से नहीं है, मुजाहिमत करेंगे। और अगर इनका ख्याल ये है कि हम कोई डर डूट जाएंगे, न डरेंगे न इनकी अपने मौके से पीछे हटेंगे। जी अच्छा, दानियाल साहब अभी नहीं है हमारे साथ। अच्छा, स्काइप पर आ गए। जी दानियाल साहब ये सुना आपने? मैंने सिर्फ ये अर्ज करना था, आप काइंडली सुन ले मेरी बात। दानियाल अजीज साहब, आपने ये सुना असद कैसर साहब की? वो कहते हैं मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी। जो मेरे भाई मंदोखेल साहब बता रहे थे कि उनको एतराज हुआ है, मैं सिर्फ उनकी थोड़ी सी याद दहानी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है स्टैंड बाय अरेंजमेंट का और जो मईशत को मुस्तहकम किया गया है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया है। जो ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने एक्सटेंड करके 20 फरवरी से ये गंदम का बहरान लाए हैं। और उसके बाद आज IMF का सुपर लीड लगी हुई अखबार में कि जो मुख्तलिफ हदफ अचीव करने थे, जो हो रहे थे केयर टेकर के दौरान, वो इस गवर्नमेंट के आने के बाद अचीव नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने IMF ने इमरजेंसी मेजर्स मांगे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि काश कि आपकी बात में कोई ऐसी सदाकत होती जिसमें मैं उसको तस्लीम कर लेता, लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि हम दोबारा से ये सियासी हुकूमत जब आई है, उन हरकतों पे गामजन है जिनसे फिर कुछ ना कुछ हादसात पैदा होते हैं और फिर हम पछताते हैं। जहां तक आपने बात की असद कैसर साहब की, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि आपको नजर आएगा कि आने वाले चंद दिनों में ये सारा मामला जो है ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा और चीजें जो हैं वो बातचीत के जरिए चल निकलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब गुजारा नहीं है IMF के बगैर आगे चलना, और उनके लिए जरूरत यह है कि वो कोई ना कोई सियासी दानियाल अजीज साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बट बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरा कुछ और सोच है। वो कहते हैं कि जी हम तो अब सड़कों पे होंगे, फैसले मैदानों में होंगे, पार्लियामेंट में नहीं होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से तमाम से अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं और बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर रही हैं। जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, जब पूरे मुल्क की ये जरूरत बन जाएगी तो फिर चीजें जो है वो आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में। सही, चलें, बिल्कुल सही। जी कादिर खान मंदोखेल साहब, ये आपको क्या लगता है कि मामलात जो हैं ये तहरीक के और ये सारे ये ठंडे पड़ जाएंगे? दानियाल अजीज साहब का ख्याल है कि आप लोगों की भी कोशिश है, यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब तो पहले भी कह चुके हैं कि मुफाहमत है, होनी चाहिए। देखिए 2018 में जब RTS सिस्टम बिठा के PTI को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है जर्नल फेज ने, तो उस वक्त भी न चाहते हुए भी बिलावल साहब ने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज भी जो आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारती खिताब किए, उसमें भी यही बात उन्होंने दोहराई है कि बात तो नहीं, सियासी लोगों के बीच में नाराजगी भी होती है, झगड़े भी होते हैं, मगर आखिरी हल जो है ना वो टेबल टॉक है। अब अगर PTI को टेबल टॉक या उनसे जो फायदा है वो एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कहीं नजर नहीं आ रहे, तो उसमें फिर सियासी लोग क्या करेंगे? आपको हम पर एतराज है, जरूर कर ले। आपने खुद जो आपने जो सीटें मौलाना साहब की आपने चुराई है, और जिस वजह से मौलाना साहब आपके साथ एहतियात करने को तैयार नहीं है, और सिंध और पंजाब में तो मौलाना साहब का पहले भी कक नहीं था, बलूचिस्तान में पहले से ज्यादा सीटें ले गई है जमीयत, और खुद मौलाना साहब भी वहां से ही आए अपने आबाई इलाके से हार के, तो वो तो आपसे एहतियात करने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद फिर आपके पास क्या रास्ता है? जो पार्टी को जिंदा करने वाले था शेर अफजल मरवत साहब, उस बेचारे का तो आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। आप देख रहे जो गारों में छुपे हुए थे लोग, जो डर के वजह से, यही शेर अफजल मरवत था। लेकिन मसला ये कि शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब के ससुर को असल में दुख हुआ है वहां से, चूंकि वो अपोजिशन लीडर है, बार बार ये डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं और एक डिक्टेटर
अयूब खान के पोते को उन्होंने जाके अपोजिशन लीडर बनाया। तो मैं ये समझ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये सियासी लोगों को निकाल के और वापस उन लोगों को ले। देखिए आरिफ आलवी का इंतखाब, उससे तो इमरान खान साहब नाराज थे, दोबारा लाने का क्या मकसद, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था और अभी भी है। इस वजह से उसको किए, जैसे माजी में उसको किए है, मोहम्मद जुबैर को आगे किए है, जहां नवाज शरीफ साहब ने उनको तर्जुमान अपना बनाया। तो ये इमरान खान साहब ने भी ये सोचा कि यही रास्ता है, न तो असद कैसर बात कर सकेगा न कोई और कर सकेगा, चलो भाई इनको आजमा लो, ये लाएंगे। तो बात ये वही गोल फिर के। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको क्यों इतनी परेशानी है माफी का। माफी आप आर्मी चीफ से ना मांगे, आप डीजी एसपीआर से ना मांगे, आप उन शोधा से जिनके लवाकिन, जो बेचारे जिनके कोई प्यारे माँ बाप भाई जो भी है, बिल्कुल आपने कुर्बानी दी है। मंदोखेल साहब आपने बिल्कुल ये पहले भी बात की, सही, उनसे माफी मांगे। सही 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 बिल्कुल सही। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, अब ये असद कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, फवाद चौधरी साहब भी एक छोटी सी बात कर रहे हैं, वो भी जरा क्विकली फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं जरा वो भी सुनवा दें जी। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में, और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं जी। उधर असद कैसर को भी आपने सुन लिया, वो कहते हैं कोई चक्कर ही कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। कादर खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब इंतखाबात से पहले भी, इंतखाबात के बाद भी, हुकूमत साजी से पहले और बाद में सदारती जो उन्होंने एड्रेस किया उसमें भी बोला। देखिए इस तरह है कि आपने शुरू में बताया था कि जब ये सारे जो ऑपोजिशन जमातें, जिनमें मेन जो बड़ी जमातें पीटीआई हो गई, जेयूआई हो गई, जमात इस्लामी हो गई, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी हो गई, उसके बाद बीएनपी हो गई, जीडी हो गई, ये जब सारे मिलेंगे ना, और इसमें ये याद रखें ये जो जब बिलावल भुट्टो मार्च करने के लिए कराची से निकले थे, उनकी अपनी पार्टी उस ट्रेन की एक बोगी को नहीं भर सकी थी। वो आए थे इधर के जमात जेयूआई की जो स्ट्रेंथ थी ना, उसके ऊपर वो फिग ट्री होता है ना, फिग ट्री वो होता है जिसकी अपनी जड़ें नहीं होती, वो एक और दरख्त के ऊपर आके अपनी जड़ें पकड़ता है और उससे स्ट्रेंथ चूस के ना आगे वो करता है, लीच दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्हीं के नाना ने 1971 में कहा था कि जनरल याया कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें मैं थोड़ी सी पर्सपेक्टिव लेकर आता हूं। हम बिल्कुल देखिए, मेरी बात सुने, जितने केसेस हैं अगर ये समझते हैं कि ये सही केसेस है और इनकी हुकूमत के टाइम पे बने थे, ही वो दे वर पार्ट ऑफ द हुकूमत, ये झूठ बोलते हैं आवाम से कि हम हुकूमत के पार्ट, दे वर 100% पार्ट ऑफ द हुकूमत, दे वर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। इन लोगों ने ये, अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सी किताब पढ़ते रहे लॉ के लिए, उसमें इद्दत जैसी घटिया किस्म के केसेस इन लोगों ने बनाए हैं। ऑफ कोर्स नॉट, मतलब देखिए, एक मिनट है, उनसे पूछ लेते हैं। मुझे बताएं फवाद चौधरी की मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई है, मतलब एक तो इनका स्टेटस बताएं, इज ही बैक इन पीटीआई, और दूसरी बात ये कि क्या ये that decision comes from Imran Khan. I understand, not me, not anyone else. So वो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात करें तो वो मामला देखिए जनरली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछे, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इन दो, ये जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो पार्टियां हैं, इन लोगों ने जो गलत काम किए ना, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसके खिलाफ जिस तरीके से इन लोगों ने घनौने और घटिया किस्म के केसेस किए, उनको इन्होंने रिवर्स करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट, आप मतलब बार-बार ये रिपीट कर रहे हैं एंड वी आर लिसनिंग। आई वांट टू हैमर इट अगेन। आई नो यू वांट टू हैमर इट, आई अंडरस्टैंड, बट डू यू सपोर्ट व्हाट फवाद चौधरी हैज सेड? मैं ये सपोर्ट करता हूं कि डायलॉग के बगैर गुजारा नहीं है, मैं ये जरूर मानता हूं कि लेकिन सवाल ये है, सवाल उठता है, मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ है
कि वो डिसीजन ले सके या नहीं। अगर वो समझते हैं उनका कद इतना भारी है, सही, ठीक है, तो फिर उनको स्टार्ट करना चाहिए। सही सही। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन बाट साहब, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है क्योंकि पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से मामला बिल्कुल नई सिमत की तरफ जा रहे हैं और पंजाब में गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार की जा रही है। इसके चीदा चीदा नुकात मैं चाहूंगा कि आपके सामने रखूं। तजवीज़ करदा नई पॉलिसी के तहत महकमा खुराक का गंदम खरीदारी में किरदार खत्म हो जाएगा और किसानों से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। गंदम खरीदारी ना करके महकमा खुराक पर अरबों रुपए सूद और स्टोरेज अखराजात नहीं पड़ेंगे। इस वक्त महकमा खुराक सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। चारों सूबों में यकसां गंदम के नर्ख मुकर्रर होंगे। नया तजर्बा इब्तदाई तौर पर 2 साल के लिए किया जाएगा और आलमी कीमत को मद्देनजर रखकर मुकामी गंदम की कीमत हुकूमत तय किया करेगी। खालिद बाट साहब, एक चीज और आपके लिए एक आवाज आई है और वो केपी से आई है। जमीर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने किसानों की आवाज़ बने, और आज तक जो अगर थोड़ी सी किसानों की आवाज़ चल रही है तो मीडिया की वजह से ही आज हमारी आवाज़ बुलंद है। वैसे तो गवर्नमेंट जितनी भी बैठी है वो किसानों को समझते हकीर हैं कि उनकी कोई बात को इतना वो सीरियस लेते ही नहीं है। जैसा कि आपने फरमाया कि पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हमने किसानों से गंदम नहीं खरीदनी। पिछले साल हमारे साथ ये जुल्म हुआ कि हमारी गंदम हमने कम काश्त थी, अगर गंदम हमने अपने खाने के लिए स्टोरेज कर ली थी तो गवर्नमेंट पंजाब ने हमारे घरों पे छापे मारे और हमारी चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया और हमारी जो ज़ाती गंदम हमने खाने के लिए घरों में रखी थी वो भी उठा के ले आए कि आपने किसानों ने ये गंदम क्यों रखी है, और उसका रेट था पिछले साल 4000 रुपये। जबकि इस साल हमने वही जो खाद उससे पिछले साल हमने 3500 में यूरिया खरीदी थी, इस दफ़ा हमने 6000 में खरीदी। जो डीएपी 8000 की थी इस साल हमने 16000 में, और यूनिट जो 35 का था वो हमने 70 रुपये, और डीजल आपके सामने है कि मुसलसल कितनी दफ़ा बढ़ चुका है। तो हमें जो घर में कास्ट पड़ रही थी वो 45, 46 और 47 रुपये पड़ रही थी, पिछले साल हमें 4000 में पड़ी थी। अब गवर्नमेंट ने पहले बिलाल यासीन साहब और उज़मा बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि जी इस साल गंदम की खरीदारी हम इस वजह से लेट कर रहे हैं कि उसमें जो मॉइस्चर है वो क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, मॉइस्चर की वजह से हम गंदम अभी गीली है हम नहीं ले रहे, जब गंदम खुश्क होगी तो हम खरीद लेंगे। हमसे ये बातें चलती रही। उसके बाद हम 29 को परमानेंट जांच के लिए पंजाब असेंबली के सामने आए, परमानेंट जांच कर रहे थे। उस पे गवर्नमेंट पंजाब ने, मैं था, मेरे सदर थे, हमारी टीम थी किसान इत्तेहाद की। आप यकीन करें ज़मीर साहब कि मैंने ऐसा जुल्म और इस तरह लाठियां बरसाते हुए पंजाब गवर्नमेंट एक सिविल हुकूमत मार्शल भी नहीं है, अपने किसानों को ऐसे मारते हुए फिर हमें गिरफ्तार कर लेगी, जिसमें बच्चियां भी थी, छोटे 6-6, 7-7, 8 साल के किसानों के बच्चे भी थे, और हमें सारी रात बंद रखा। उसमें कुछ किसान हमारे जख्मी थे, सुबह 3 बजे के करीब हमें रिहा किया। वो भी मीडिया ने इतना उसको हाइप दी और मीडिया ने हमारी आवाज बुलंद की जिस वजह से हमें छोड़ा। उसके बाद अब ये हुआ कि वो कहते हैं हम गंदम खरीद रहे। अब आज या कल की खबरें और चैनल्स पे चल रही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया है कि हम फूड डिपार्टमेंट हमसे गंदम नहीं लेगा। देखिए, अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट ने पहले दिन ही गंदम नहीं खरीदनी थी, हमें बुलाते, आपके कहते कि हम आपसे गंदम नहीं खरीद सकते, हमारे पास 22 लाख मैट्रिक टन पड़ी हुई है, हम आपसे नहीं ले सकते, आप इसको ओपन मार्केट में भेज दें। दूसरा, एक जो अहम काम करें, जो सूबा बंदी इन्होंने लगाई हुई है 144 के तहत, नाम डीसी जिले से बाहर लगा सकते हैं, नाम सूबे से बाहर ले जा सकते हैं। तो जैसे कि केपी के है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, ये सूबा पंजाब से गंदम लेती है, तो हम अपनी गंदम दूसरे सूबों में सेल कर देते, वो भी गवर्नमेंट को ना करते, जो उधर का व्यापारी बैठा है वो हमसे खरीद लेके जाता। हमें इसमें इन्होंने
1.5 से 2 महीने में इंतजार कराया कि हम आपसे खरीद रहे हैं, गंदम आपकी खुश्क हो जाए उसके बाद खरीदेंगे। लेकिन आप ज़मीर साहब, इतना जुल्म है कि गंदम जमीनों पे पड़ी है, बल्कि रोडों पे पड़ी है, मार्केट में इस तरह रुल रही है कि गधे गाड़ियां ऊपर से गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसे मैं कहता हूं कि पूरी हिस्ट्री सही खालिद हुसैन साहब, लेकिन ये जो हमारे राना तनवीर हुसैन साहब हैं, वो वफाकी वजीर, वो कह रहे हैं कि जनाब पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है, मुकर्ररा हदफ 4 लाख मेट्रिक टन पूरा करेंगे, जो तकरीबन 40 लाख बोरी बनती है। तो पास्को जो है वो ऑनर कर रही है, लेकिन इस पास्को से ज्यादा खरीदती है पंजाब हुकूमत। जी देखिए जी, पास्को जो खरीद रही थी वो 14 लाख मेट्रिक टन की खरीद रही थी, उसके बाद उन्होंने 18 लाख मेट्रिक टन खरीद ली। वो जो हमारी इमरजेंसी, जैसे हमारी आर्मीज, जो हमारे सिविल अदारे या गवर्नमेंट, वो पास्को अपने पास गंदम स्टोरेज रखती है उन लोगों के लिए कि वो ज़रूरत में उनको दी जाए, इमरजेंसी में, या उनकी जो साल की ज़रूरत होती है वो पास्को फेडरल अदारा पास्को गंदम खरीदती है। बाकी जो 40 लाख मेट्रिक टन है वो पंजाब गवर्नमेंट हमसे गंदम खरीदती थी, इसी तरह सिंध खरीदती है, इसी तरह बलूचिस्तान खरीदता है, इसी तरह केपी की हुकूमत खरीदती है। जिस तरह भी 3 लाख केपी के खरीद रही है, 5 लाख मेट्रिक टन बलूचिस्तान खरीद रहा है। तो इन्होंने जी ज़मीर साहब, ये आप लोग इस पॉलिसी के खिलाफ, ये जो नई पॉलिसी आ रही है इसके खिलाफ आप 16 मई को एहतजाज करने जा रहे हैं? जी इसके खिलाफ जा रहे हैं। हम तो ये जा रहे थे कि हमसे गंदम खरीदी जाए, हमें तो ये अंदाजा ही नहीं था कि ये हमें आज तक ये लारा लगाते रहे कि हम आपकी गंदम में मस्टर्ड ज्यादा है, आप प्रोग्राम बलाल यासीन के उठा के देख लें, उज़मा बुखारी साहब के देख लें, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम गंदम खरीद रहे हैं, किसान ऐसे झूठ बोल रहे हैं, बल्कि ये किसी जमात की आलाकार बन के हमारे साथ ये बात कर रहे हैं, हम तो गंदम खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने आस्ता आस्ता गंदम रुलती रही, गंदम 50% जनूबी पंजाब की बिक गई है, मिडिल मैन ने खरीद ली है, और बाकी अभी जो अपर पंजाब है वो 90%। खालिद हुसैन साहब, वो आपने बताया पहले भी, जी नहीं वो आपने बताया पहले, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं कि यकसा प्राइस होगी, मतलब तमाम 4 सूबों में, उसमें आपको फायदा भी हो सकता है। आइंदा आने वाली है ना ये पॉलिसी, तो अभी तो नहीं हो रही सर, अभी तो वो नहीं सर, हर साल यकसा होती है सर, हर साल नहीं ज़मीर साहब, ये हर साल यकसा होती है ना। 100 रुपए का फर्क होता है, सिंध गवर्नमेंट ने 100 रुपए बढ़ाया हुआ, बाकी तो हर साल पूरे 4 सूबों की गंदम का रेट कोई 100 या कोई थोड़ा सा फर्क होता है, तकरीबन यकसा होता है। और सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला सूबा पंजाब है, जो केपी को भी दे देता है और बलूचिस्तान को भी उसकी गंदम आती है। मैं ये कहते हैं कि हम उसमें जो है ना मिडिल मैन गंदम खरीदेगा। क्या अगले साल अगर हमारे किसानों ने इस दुख में गंदम काश्त ना की कि हमें आगे मिडिल मैन ने खरीदनी है, उसकी जगह पे और फसल काश्त कर ली, क्या हमारे पाकिस्तान के पास ज़मीर साहब इतने पैसे हैं कि वो इतनी गंदम बाहर से इंपोर्ट कर लेगा? हमारे पास जरा मुबादला इतना पड़ा है कि अगले साल गंदम, हर साल हमारी गंदम तो हम कम काश्त करते थे। अगर इनको इसका अंदाजा ही नहीं कि फूड सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा, इस मुल्क के पास इतने पहले मसाइल हैं, अगर अगले साल गंदम ना काश्त हुई, कम काश्त हुई, तो ये, और उस वक्त आलमी मार्केट में अगर रेट हमेशा से हमारे पंजाब पाकिस्तान से पूरी दुनिया का गंदम का रेट ऊपर होता है, सिर्फ यूक्रेन में ज्यादा गंदम होती है, या रोमानिया या रशिया में जिसका रेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो जो उनका गंदम है, अगर आप काश तमीर भाई आप देख सकते जो गंदम आई है, आप कहते हैं कि गंदम का मैंने रोटी खाई है, बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे? लेकिन एक बिल्कुल सही, लेकिन एक चीज और भी वो कह रहे हैं कि जो नई पॉलिसी, उससे जो पैसे बचत होगी वो जो है वो किसानों के लिए कोई सब्सिडीज देंगे, कुछ मतलब ट्यूबवेल्स के लिए, वो जो सोलर और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो सब्सिडीज दे सकते हैं, फर्टिलाइजर पे, जो अद्वियात पे हैं, जो पेस्टिसाइड्स होती हैं। तो आप उस चीज से मुतमईन होंगे कि चलें कम से कम अगर हुकूमत के पास पैसा होगा तो वो आपके लिए लगाएंगे, आपके ऊपर खर्च करेंगे?
देखें जी, ये तो बड़ा, देखें वो कहते हैं कि हम आपको जी खाले पक्के कर देंगे, आपको ट्रैक्टर दे देंगे, आपको हल दे देंगे। अल्लाह गवाह है कि खाले जो है ना वो हमारे जिस तरह हर हफ्ते में खाले हम खुद साफ कर लेते हैं, कच्चे खाले भी हमें चल जाएंगे। हमारे ट्रैक्टर अपने जाती हैं, ट्रैक्टर हम उसमें भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन जो गंदम का आपने मेन जो मुल्क की सलामती का जो खतरा पैदा आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन साहब आपके वक्त का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।